हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम की, और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हम बात कर रहे थे मिक्सर्स की। किसका मिक्सर? एसिड और बेस का मिक्सर। तो एक बार मैं जल्दी से आपको रिकॉल कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अपन बात कर रहे थे मिक्सर की, और किस चीज के मिक्सर की? मिक्सर एसिड एंड बेस का मिक्सर। इसमें सबसे पहले अपन ने बात करी, अगर अपने पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सर होता है या फिर दो स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सर होता है, उसका पीएच कैसे फाइंड आउट करें। ये अपना पहला टॉपिक था मिक्सर के अंदर। उसके बाद अपन ने बात करी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सर की, उसका पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अभी तक जो हमने मिक्सर देखा वो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का होता था, है ना। तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात कर रहे होते थे। ये टॉपिक बड़ा आसान था। क्यों आसान था? तो इसमें इक्विलिब्रियम का कोई रोल ही नहीं था। इक्विलिब्रियम कहां पे आता है? जहां पे अपने पास वीक एसिड या वीक बेस आते हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट आते हैं। समझ में आ रही है बात? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे चीजें आसान थी। आपको मोलरिटी निकालनी होती थी, मोल्स निकालने होते थे, जो अपना मोल कॉन्सेप्ट था उसका यूज होता था। अब चीजें थोड़ी अलग होंगी। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस, दोनों का एक ही तरीके से पीएच निकलता है। तो अब अपना जो मिक्सर आने वाला है वो किसका आने वाला है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सर। क्या समझ में आ रही है बात? तो यहां पे चीजें थोड़ी अलग होंगी। ऐसा नहीं कि मुश्किल होंगी, चीजें आसानी होंगी, लेकिन थोड़ी डिफरेंट होंगी। जिस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या आने वाला है? इक्विलिब्रियम। तो अपन को इक्विलिब्रियम के हिसाब से सोचना पड़ेगा। चीजें आसान है, मुश्किल नहीं है, बस करने का तरीका अलग होने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक लिखते हैं। तो आज हम बात करेंगे केस 3 की, और जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड के मिक्सर के बारे में। और अपन ये भी बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस का मिक्सर अगर होगा तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस चीज को एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को पता है, जैसे अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है, HCl है, HCl अगर टूटता है तो कंप्लीटली टूटता है, H प्लस और Cl माइनस। यहां पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता है। HCl लोगे पूरा का पूरा टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। अगर मैं CH3CO माइनस लेता हूं, CH3COOH, अगर इसको तोड़े, मतलब जब ये पानी में जाएगा तो टूटता है, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं टूटता है, इसलिए तो वीक एसिड है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? टूटने का। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली टूटते हैं, वीक एसिड कंप्लीटली नहीं टूटते। ये पता है। इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होता है, यहां पे इक्विलिब्रियम होता है। आपके पास दोनों चीज प्रेजेंट रहती है, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी, हमेशा। इसमें ऐसा नहीं होता है HCl था, एक बार डाल दिया पूरा टूट गया पानी के अंदर। ये दो चीज पता है आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली टूटता है, वीक एसिड कंप्लीटली नहीं टूटता। ये बात क्लियर? एक और चीज को समझना। अब इसको एक तरफ करते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग एसिड में कोई ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड को करना आसान काम है, उससे डील करना। थोड़ा सा वीक एसिड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वीक एसिड अपने पास CH3COH, ठीक है। आपने लीच एटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पीछे जाके देख लेना लीच एटलियर प्रिंसिपल क्या है। लीच एटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? लीच एटलियर प्रिंसिपल ये बोलता है आप जो करोगे उसका अपोजिट करता है इक्विलिब्रियम। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और आपने इसके अंदर कोई भी अगर प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड जाती है। कोई भी रिएक्शन है अगर इक्विलिब्रियम पे है, अगर अपन उसमें प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये रिएक्शन अगर इनमें से कोई भी एक चीज डाल दोगे इसके अंदर, H प्लस डाल दो, CH3CO माइनस, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। समझ में आ रही है बात? तो बैकवर्ड जाएगी तो CH3COH बनना स्टार्ट होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, अगर रिएक्शन आगे जाती है तो CH3COH ज्यादा टूटता है, अगर रिएक्शन पीछे जा रही है तो CH3COH कम टूटता है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई, अगर हम
इसके अंदर ये डाल दे, प्रोडक्ट डाल दे, तो CH3COH का टूटना कम हो जाता है। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो ये रिएक्शन थी, ये इक्वेशन है, रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम पे है, और मैंने इसके अंदर H प्लस का एडिशन किया, H प्लस इसके अंदर डाल दिया। तो H प्लस डालने से क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी तो CH3COH का टूटना बहुत कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं टूटेगा। तो मेरी बात, इस तरफ आने के चांसेस इसके थोड़े कम हो जाते हैं, पीछे जाने के चांसेस बढ़ गए, जैसे आपने इसके अंदर प्रोडक्ट ऐड किया। इस चीज को अपन कुछ बोलते हैं, स्पेशल नाम है इसका, इसको बोलते हैं अपन कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है? अगर अपने पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि वीक एसिड, उसके अंदर हम कोई कॉमन आयन डाल दे जो कि उसके प्रोडक्ट में है, तो उसका जो डिसोसिएशन होता है, टूटना, वो कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर जैसे आप H प्लस ऐड करें तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, CH3COH का टूटना कम हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप CH3CO माइनस भी ऐड करो तब भी ऐसा ही होगा। समझ में आ रही है बात? ये कम टूटेगा। एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, आप ये बताइए NaCl अगर मैं डालूंगा, NaCl, तो कुछ फर्क पड़ेगा? कोई कॉमन आयन है Na प्लस, इससे कोई कॉमन नहीं है, Cl कोई कॉमन नहीं है, आप इसको डाल दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अपने पास कोई वीक एसिड है, उसमें कोई भी आयन जो उसके अंदर कॉमन है, अगर आप उसको ऐड करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, उसका टूटना कम हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉमन आयन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्या क्वेश्चन दिमाग में आएगा? जैसे CH3COH, CH3CO माइनस है और H प्लस है। मान लेते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी, और जब इक्विलिब्रियम पे थी तो इसके 2 मोल थे, इसके भी 2 मोल थे, और मैंने H प्लस ऐड कर दिया, 100 मोल H प्लस के ऐड कर दिए, तो अब कितना हो गया H प्लस? 102। अब मैं बोल रहा हूं अगर H प्लस ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो बैकवर्ड जाएगी तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला, मतलब बैकवर्ड जाएगी तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। कैसा होगा? यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कोई लॉ नहीं लगता है इक्विलिब्रियम में। रिवर्सिबल रिएक्शन में अपना लिमिटिंग रिएजेंट का कोई फंडा नहीं होता है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। क्या बोलना चाह रहा हूं समझाता हूं। देखो, रिएक्शन बैकवर्ड जरूर जाएगी, जाएगी, मान लो ये खत्म भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 100 बचा, ये कितना बचा? 0 बचा, लेकिन ये कुछ बनेगा तो ये रिएक्शन फिर से वापस आएगी, फिर से इसको बना देगी। तो यहाँ पे कभी भी कोई चीज खत्म नहीं होने वाली, हर चीज हमेशा प्रेजेंट रहेगी। आप कितना भी इसके अंदर एसिड डाल दो, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, कम अमाउंट रहे लेकिन रहेगा जरूर। समझ में आ रही है बात? रहेंगे जरूर। क्लियर है? अब चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां से अपन को स्टार्ट करना है। चलिए, अपने पास एक एसिड, कौन सा एसिड है? तो मान लेते हैं CH3COH। इसकी कुछ मोलरिटी रहेगी, तो मान लेता हूं इसकी मोलरिटी है M1। ठीक है, इसकी कुछ वॉल्यूम रहेगी, मान लेता हूं इसकी वॉल्यूम V1। ठीक है, कभी भी अपन को कोई सॉल्यूशन देता है उसकी मेनली 2 चीज दी जाती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, और दूसरी उसकी वॉल्यूम। तो एसिड का पहला सॉल्यूशन है CH3COH का M1V1। अपने पास एक दूसरा सॉल्यूशन है, ये HCl का है, वो वीक एसिड था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी मोलरिटी इसने दी M2 और वॉल्यूम दी इसकी V2। अब बना देगा इसका मिक्सर, तो मिक्सर बना दिया, मिक्सर बन गया। मिक्सर बन गया तो आप ये बताओ, ये जो मिक्सर बनेगा इन दोनों को मिक्स करने से, इसकी नेट वॉल्यूम कितनी होगी? टोटल वॉल्यूम होगी इसकी V1 प्लस V2। क्लियर है? इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर HCl आएगा, और क्या आएगा? इसके अंदर CH3COH आ गया। ये 2 चीज आ गई, बस आई है जस्ट अभी, बस अब आई है। अब आगे क्या होगा उसको देखते हैं, तो उसको मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। चलिए अगले पेज पे लिखता हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, समझना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अपने पास CH3COH था जो फाइनल मिक्सर में आया है, ये टूटेगा, कैसे टूटेगा? CH3CO माइनस प्लस H प्लस, इसमें टूटेगा। ठीक है,
दूसरी चीज अपने मिक्सर के अंदर क्या है, जो फाइनल मिक्सर उसके अंदर क्या है, दूसरी चीज है अपने पास HCl। ये भी पूरा टूटेगा, कैसे टूटेगा, H+ और Cl-। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। ये दो चीज होने वाली। वीक एसिड है, इनकम्प्लीटली पार्सली टूटेगा, HCl कंप्लीटली टूटेगा। टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, C1। अब एक चीज को समझना, ये जो C1 है ना, ये अलग है, थोड़ी सी अलग, मतलब देखो CH3COH की, अपना पहला आपने क्या लिया, CH3COH, CH3COH, यहां देखिए CH3COH की कितनी लिया कॉन्सेंट्रेशन, C1। यहां पे आइए, CH3COH की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे M1। मैं क्या ले रहा हूं, C1। तो जो टाइम जीरो पे मैं C1 ले रहा हूं, इसको नहीं ले रहा हूं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को नहीं ले रहा हूं। यहाँ पे CH3COH की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको C1 पकड़ रहा हूं। मतलब ये कि CH3COH की जो पहले कॉन्सेंट्रेशन थी वो यहाँ पे सेम नहीं होगी, कुछ बदलेगी। क्यों बदलेगी, रीजन है उसका, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बदल गई तो मोलरिटी भी बदलेगी। समझ रहे हो, क्या यहाँ वॉल्यूम बदली, बिल्कुल बदली। एक एग्जांपल समझा देता हूं, देखो अपने पास CH3COH, इसकी जो मोलरिटी है वो मान लेते हैं 0.1 मोलर, इसकी वॉल्यूम है उसको मान लेते हैं 1 लीटर। सही है। अपने पास HCl है और HCl की जो मोलरिटी है उसको मान लेते हैं 2 मोलर, और इसकी जो वॉल्यूम है उसको मान लेते हैं 2 लीटर। सही है। दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया तो फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम हो गई इसकी 3 लीटर। 1 लीटर यहां से, 2 लीटर वहां से, टोटल सॉल्यूशन बना 3 लीटर। यहां पे CH3COH जो आया है उसकी वॉल्यूम अब बदल चुकी है। पहले अपना जो सॉल्यूशन होता था कितना होता था, 1 लीटर, अब कितना हो गया, 3 लीटर। तो उसकी वॉल्यूम बदली है तो कॉन्सेंट्रेशन बदलनी है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बदलेगी तो मोलरिटी भी बदलनी है। समझ रहे हो, तो वॉल्यूम के बदलने से मोलरिटी बदलती है। अब कैसे फाइंड आउट करें, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे CH3COH की कितनी कॉन्सेंट्रेशन वो बताओ, तो कभी भी जब वॉल्यूम चेंज हो, क्या चेंज हो, वॉल्यूम, और आपको मोलरिटी फाइंड आउट करनी, अपन डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला याद होगा आपको, अगर याद नहीं है तो बताना मुझे कमेंट में। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये अपना होता है डाइल्यूशन फॉर्मूला। पहले CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.1 दिख रहा है, वॉल्यूम कितनी थी उसकी, 1 लीटर। फाइनल निकालना है, V2 कितना है इसका, V2 है 3 लीटर, तो M2 0.1/3। ये अपनी CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन आ गई कहां पे, इस मिक्सचर के अंदर। क्लियर है। इसी तरीके से अपना जो HCl था उसकी यहां पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन, उसको फाइंड आउट करता हूं। फॉर्मूला तो ये लगना है क्योंकि इसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो डायलेशन फॉर्मूला लगाएंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है, 2, वॉल्यूम कितनी है, 2, M2 निकालना है, V2 कितनी हो गई, 3 लीटर, तो M2 कितना आ गया, 4/3। तो इस तरीके से आप फाइनल मिक्सर में किसी भी एसिड या बेस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, अगर आपको पहले वाली कॉन्सेंट्रेशन दी जाए। समझ में आ रही है बात। चलिए यहां पे चलते हैं, आपको ये समझाइए C1 क्या है, C1 क्या है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH इन फाइनल मिक्सर। ये पहले वाली नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये फाइनल मिक्सर के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन, या तो वो देगा, अगर निकालनी रहेगी तो निकाल सकते हैं। C1 था टाइम जीरो पे, अभी कुछ नहीं हुआ। ऐसे टाइम जीरो पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C2। कहां की है ये C2, फाइनल मिक्सर की, जो फाइनल मिक्सर है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है ये। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम के लिए लिखूं, अल्फा की टर्म्स में लिखना आता है आपको, कैसे लिखेंगे, अल्फा याद है ना, तो इसको लिखेंगे C1 माइनस C1 अल्फा। नहीं समझा क्या, अगर आपको याद नहीं, एक बार फिर से याद दिला देता हूं। अल्फा होता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड
अपॉन इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स। तो देखो अपन को ये चेक करना है कि CH3COH कितना टूटा, तो कितना टूटा ये अल्फा हमें उसके बारे में बताता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये। तो कितने मोल टूट रहे हैं, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, वो अपन अपन को निकालना है। कैसे निकाले? अल्फा का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, और इनिशियल मोल कितने अपने पास C1। तो कितने टूटे डिसोसिएटेड, कितने C1 इंटू अल्फा, तो इतने मोल टूट रहे हैं C1 अल्फा। बचे कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, तो C1 पहले थे, उसमें से कितने टूट गए C1 अल्फा, तो बचे कितने C1 माइनस C1 अल्फा। क्लियर है, समझ में आई बात? तो ये हमने अल्फा की मदद से क्या निकाला, कितने मोल डिसोसिएट हुए। क्लियर है, इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। अब एक मोल से इसका एक मोल बनता है, अगर C1 अल्फा टूटे इसके कितने बनेंगे C1 अल्फा, इसके कितने बनेंगे C1 अल्फा। क्लियर है, इस पे चलते हैं एट टाइम t। यहां पे मैं इक्विलिब्रियम नहीं बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम नहीं बोल रहा हूं, यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। टाइम 0 था, टाइम 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद भी नहीं, 0.001 सेकंड बाद, ये कुछ बचेगा ही नहीं, पूरा ही टूट जाएगा कंप्लीटली, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। ये टूटेगा तो ये कितने बनेंगे C2, ये कितने बनेंगे C2। इतनी बात क्लियर, ये समझ में आया? ये कर सकते हो, जितने थे उतने इसके बन गए, यहाँ पे ऐसे ऐसे टूटा। क्लियर है इतना? अब सुनो, अब सारी चीज कंटेनर के अंदर हो रही है, हम मिक्सर्स के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह पे, एक ही कंटेनर। तो जो H प्लस है ना, उसकी एक ही टाइम पे दो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकती, एक ही कॉन्सेंट्रेशन हो। मतलब ये कि भाई ये इस तरीके से है, जैसे मैं हूं तो मेरी इस मोमेंट पे, एक मोमेंट पे एक ही हाइट हो सकती है, दो हाइट नहीं हो सकती। अलग अलग टाइम पे दो हाइट हो सकती है, 2002 में मेरी हाइट अलग रही होगी, आज अलग है। लेकिन अगर आप उसी मोमेंट पे देखो, उसी मोमेंट पे, उसी टाइम पे, एक ही टाइम पे, तो एक ही कंटेनर के अंदर H प्लस की दो दो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकती। H प्लस अलग अलग थोड़ा है, H प्लस तो सेम ही है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो H प्लस को पहले, उसको जो गलती हुई है उसको सही करेंगे, गलती नहीं, हम ऐसे पहले लिखते हैं फिर उसको सही करते हैं। कैसे करना है, देखो यहाँ H प्लस यहां से कितना है C1 अल्फा, यहां से कितना है C2, तो नेट H प्लस कितना हो गया C2 यहां से प्लस C1 अल्फा। इसी तरीके से C1 अल्फा प्लस C2। पहली चीज समझ में आई, H प्लस कितना आ रहा है अपना नेट, नेट H प्लस C2 प्लस C1 अल्फा। आपको एक चीज पता है कि अगर अपने पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके अंदर हम वीक एसिड डाल देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग जो वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन कम हो जाता है। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझना फिर से, कॉमन आयन इफेक्ट पे आ रहा हूं। CH3COH था, टूटा, क्या बना CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये टूटा HCl, क्या बना H प्लस और Cl माइनस। अगर इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूं तो HCl डालना मतलब ये आ रहा है वहां से, स्ट्रॉन्ग HCl से क्या आ रहा है H प्लस, अगर ये इसके अंदर ऐड हो जाता है तो रिएक्शन कहां जाती है, बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब इसका टूटना कम हो जाता है। तो कभी भी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लगना ही लगना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस देगा और वीक एसिड से भी H प्लस निकलता है, तो H प्लस कॉमन है ना। तो अपन वीक एसिड के केस में H प्लस आ जाता है कहां से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगने वाला होता है। और कभी भी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, आपको पता है कि जो वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, बहुत कम टूटता है, वहां से जो H प्लस आता है वो ना के बराबर निकलता है। क्लियर है? आइए यहाँ पे, तो अपने पास वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा, उसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि CH3COH बहुत कम टूट रहा है। क्लियर? बहुत कम टूट रहा है। तो यहाँ पे अपन ये अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा अज्यूम करने में, कि भाई ये जो C1 अल्फा है उसका अमाउंट बहुत कम है, CH3COH इससे जो H प्लस निकल के आ रहा है बहुत कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसका, अगर ये नहीं होता तब थोड़ा बहुत निकल के भी आ जाता, लेकिन इसके आने से वो बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया। तो इसको हम इसके रिस्पेक्ट में कैंसिल कर सकते हैं। तो हम अब क्या लिखते हैं, C2 अल्फा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, C1 अल्फा की जगह डायरेक्ट हम लिख सकते हैं C2।
इसी जगह पे यहाँ पे भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, C1 अल्फा प्लस C2 की जगह क्या लिख सकते हैं, C2, C1 अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, अपन को पता है CH3CH बहुत कम टूट रहा है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। क्यों है कम? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। तो कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो C1 बहुत कम टूटा है, तो हम इसको, ये बहुत कम वैल्यू है इसकी, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या पकड़ लेंगे, C1 पकड़ लेंगे। कभी भी कॉमन आयन इफेक्ट लगे, कभी भी आगे लगेगा बहुत सारे क्वेश्चन में, तो आप ये हमेशा करोगे, ऐसा करना ही है अपन को कि भाई ये जो टूट रहा है वो बहुत कम टूट रहा है, तो उसके हिसाब से आप अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हो। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है। अब ये अप्लाई कैसे होता है, तो क्वेश्चन में है ना आपसे दो ही चीजें पूछेगा, बस दो चीजें। पहली चीज पूछेगा इन दोनों का मिक्सर का पीएच बताओ, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस, दिख रहा है, पीएच का फॉर्मूला था माइनस ऑफ लॉग H प्लस। देखो कभी भी एसिड और बेस की बात करेगा ना तो पीएच तो पूछेगा, मतलब ज्यादा चांसेस रहते हैं, वो जहां भी एसिड और बेस है तो वहां पे पीएच का आना मतलब एक तरीके से कॉमन रहता है। क्यों? आपने कभी एसिड बेस पढ़ा था तो वहां पे पीएच आप जरूर पढ़ते हो, क्योंकि एसिड बेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो पीएच से ही मतलब हम उसको रिलेट करते हैं। तो कभी भी एसिड बेस वाला क्वेश्चन होता है तो वहां पे पीएच का कुछ ना कुछ रोल रहता ही है, या तो पूछेगा, नहीं पूछता कई बार देता है, तो पीएच रहता है कभी भी एसिड और बेस है। तो अपन एसिड का मिक्सर बना रहे हैं तो इसका पीएच तो जरूर पूछ सकता है। तो पीएच कैसे निकाले, तो पीएच का फॉर्मूला माइनस ऑफ लॉग H प्लस। अब H प्लस कितना, H प्लस कितना, नेट H प्लस कितना, C2, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग C2। सही है, तो इससे पीएच आ जाएगा अपना। तो यहाँ पे पीएच निकालना बड़ा आसान है, और सिंपल करता हूं। देखो जब भी अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड, तो अपन ये मान लेते हैं कि वीक एसिड से H प्लस ना के बराबर आ रहा है। क्यों? कॉमन एन इफेक्ट की वजह से। सारा का सारा H प्लस कहां से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो अपन स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को यूज करेंगे, लेकिन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल वाली, मिक्सर वाली, इनिशियल वाली नहीं, मिक्सर वाली। क्लियर है? इस तरीके से अपन पीएच फाइंड आउट करेंगे अगर अपने पास मिक्सर है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछता है पीएच का, जो अपन कर सकते हैं, आसान है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वीक एसिड है, वीक एसिड टूटता है वैसे, लेकिन कॉमन आयन की वजह से, मतलब वीक एसिड के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डालते तो वो उसका टूटना बहुत कम हो जाता है। कितना कम हो गया, तो कंपेयर करना रहता है। तो अल्फा पूछता है कि अल्फा बताओ भाई यहाँ पे कितना अल्फा है, तो अल्फा को कैसे मेजर करेंगे, तो अल्फा कहाँ पे आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो आएगा नहीं, आएगा कहाँ पे, वीक एसिड में। तो वीक एसिड से हमें चीजों को करना है। ठीक है, तो वीक एसिड से करना है, तो वीक एसिड में अगर अपन को अल्फा निकालना है तो यहाँ पे वीक एसिड से कोई भी, जनरली हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो के का बहुत बड़ा रोल रहता है। के अपन के की मदद से चीजों को करेंगे। तो इस रिएक्शन का के बताओ, के ए बोलूंगा उसको, कितना होगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, C2 डॉट, CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, C1 अल्फा। ठीक है, डिवाइड करूंगा, ये प्रोडक्ट हो गए अपॉन रिएक्टेड, कितनी है कॉन्सेंट्रेशन, C1, C1 से C1 कटा, अल्फा का फॉर्मूला बन गया KA बाय C2, K बाय C2। K पता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। C2 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड की। C2 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की, कब, फाइनल मिक्सर। तो ये दो ही टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक दो क्वेश्चन करते हैं, चीजों को समझते हैं और अच्छे से। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, करोगे अपने आप। मैं पानी पी लेता हूं फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। क्या बोल रहा है, द के वैल्यू ऑफ CH3COH इज, आपको पता है CH3COH कैसा एसिड है, वीक एसिड। ठीक है, दिख रहा है ना, द के वैल्यू ऑफ CH3COH इज दिस, द अल्फा फॉर 0.1 मोलर एसिडिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तो अगर किसी क्वेश्चन में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दिख जाए मतलब मिक्सर का क्वेश्चन है और अपने जो अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। ठीक है, एक वीक एसिड है CH3COH, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा, HCl। अब आगे इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। क्या बोल रहा है, के वैल्यू अपन को दी जा रही है इस वीक एसिड की, इतनी दी जा रही है। अब क्या पूछ रहा है, द अल्फा फॉर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की कुछ दिया है, एसिटिक एसिड की हमें कॉन्सेंट्रेशन दी है, कितनी दी है, 0.1 मोलर। जब भी कॉन्सेंट्रेशन देगा तो पहला क्वेश्चन आपसे आपका ये होगा कि कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है, पहले वाली है या फाइनल मिक्सर वाली है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना वहां पे। तो क्या बोल रहा है, अल्फा फॉर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये कॉन्सेंट्रेशन है एसिटिक एसिड की इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। मतलब जब HCl प्रेजेंट है उस टाइम पे एसिटिक एसिड की ये कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मिक्सर के अंदर अगर ये अलग होता एसिटिक एसिड तो बोलता कि मेरे पास इतने ml इतनी मोलर अपने पास ये एसिड है। अगर उसने ऐसा नहीं बोला, उसने, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये इसने कॉन्सेंट्रेशन दिया इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि मिक्सर की कॉन्सेंट्रेशन दी जा रही है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दी जा रही है, आपको कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा इसने, अल्फा पूछा है। अल्फा कैसे निकाले, तो अल्फा का या तो आपको तरीका याद हो, तो तरीके में देखो क्या है, बस आपको क्या ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के केस में। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो आपको क्या मतलब यहाँ पे अजम्पशन क्या लेनी होती है, अजम्पशन बस इतनी लेनी रहती है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड का कम हो जाएगा, तो वहां से जो H+ आएगा ना के बराबर। ठीक है, अपना जो वीक एसिड होगा ना के बराबर टूटेगा। तो कैसे करेंगे, मैं पहले बिना किसी फॉर्मूले के करके आपको बताता हूं। तो मुझे बस ये दो चीज पता होनी चाहिए मेरे दिमाग में, मुझे कोई फॉर्मूला याद ना भी हो तो चलेगा, मुझे ये दो चीज पता है, सारी चीजें कर दूंगा मैं। तो देखिए CH3COH है, टूट रहा है, क्या बनेगा, CH3CO माइनस प्लस H+। ठीक है, टाइम 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। फाइनल मिक्सर कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये फाइनल मिक्सर। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या करूंगा, 0.1 नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि ना के बराबर टूटेगा। H+ कितना, यहां से तो ना के बराबर आया कहां से सारा, HCl से कितना आ रहा है, 10⁻²। ये कितना बनेगा, ये बनेगा C, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 इंटू अल्फा। ठीक है, ये ना के बराबर टूटा, ये थोड़ा सा बना, कितना बना, 0.1 इंटू अल्फा। ये कितना है, H+ 10⁻²। के का फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि अल्फा चाहिए तो मुझे के की जरूरत पड़ने वाली है, वीक एसिड से निकल के आएगा 0.1 अल्फा इंटू 10⁻² अपॉन प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट में कौन है 0.1, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बना, के ए डिवाइडेड बाई 10⁻²। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला ये था के ए अपॉन C2, और C2 किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो ये के की वैल्यू थी 1.69 इंटू 10⁻5, ये नीचे 10⁻², आंसर आ गया 1.69 इंटू 10⁻3। क्लियर है, समझा। ये पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन समझाता हूं, पहले आराम से पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन में, बोला 0.1 मोलर 100 ml NH4OH, ये एक वीक बेस होता है NH4OH, के भी दिया है इसलिए के भी दिया है, वीक बेस का के भी होता है, वीक एसिड का के होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का के भी नहीं होता क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं होता। तो 0.1 मोलर 100 ml NH4OH दिया है जो कि एक वीक बेस है, एंड 0.1 मोलर 100 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपको ये पता लग गया होगा कि ये मिक्सर का क्वेश्चन है और इसमें एक वीक बेस है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उनका मिक्सर। कैसे करेंगे, लॉजिक अपना यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं पूरा। क्या बोल रहा है, 0.01 मोलर 100 ml NH4OH, के भी दिया 0.1 मोलर 100 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फाइंड अल्फा फॉर
फॉर NH4OH एंड pH फॉर रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब देखो अपन को दो सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, NH4OH का इतनी मोलरिटी इतनी वॉल्यूम, तो ये अलग अलग बात कर रहा है, तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसने अलग अलग बोला है, इतना NH4 इतने ml है, इतनी मोलरिटी, इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इतना इतना ये, ठीक है। पीएच पूछा है, तो पीएच कैसे निकालेंगे, तो पीएच का फॉर्मूला होता है -log H+, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेस के बारे में बात हो रही है, तो बेस H+ नहीं देगा, OH देगा, तो OH कैसे निकालेंगे, तो आपको याद है लॉजिक कि अगर अपने पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H+ निकलता है हम उसी को कंसीडर करते हैं, वीक एसिड से जो H+ निकलता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि कॉमन एन इफेक्ट की वजह से बहुत कम निकलता है, ये लॉजिक याद है। इसी तरीके से यहाँ पे OH- के बारे में बात हो, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो OH- निकालेगा, और जो वीक बेस है वो भी OH- निकाले, लेकिन वो ना के बराबर निकालेगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे भी लगने वाला है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे जो OH की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उससे पहले अपन POH निकालेंगे, और POH से फिर हम pH निकालेंगे, ठीक है। तो अपन पहले OH के कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो सबसे पहले अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मेन तो OH वहीं से आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितनी है 0.1, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, OH कितना बनेगा, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH- देता है, तो कितना हो गया 2 × 0.1, गलत हो गया, गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि जो ये हम OH की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, जो हम pH निकालने की कोशिश करें, किसका निकालें, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो मिक्सचर बना, तो OH की जो कॉन्सेंट्रेशन लेनी है वो फाइनल मिक्सचर की लेनी है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ये तो इनिशियल था, उसको इससे इससे काम नहीं चलने वाला, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लगने वाली, तो उससे चलेंगे, समझ में आया आपको। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोलरिटी कौन सी, फाइनल वाली कितनी होगी, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, देखो ये 100 ml है, ये 100 ml है, तो वॉल्यूम कितनी होगी, डबल, अगर वॉल्यूम डबल हो जाती है तो मोलरिटी हाफ हो जाती है, आप फॉर्मूले से करके देखना मोलरिटी कितनी हो जाएगी, हाफ, तो इसकी पहली मोलरिटी 0.1 अब हो जाएगी 0.1/2, क्लियर है, इतना समझ में आया। ये फाइनल मिक्सचर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी आ गई, कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब मैं निकालता हूं मोलरिटी ऑफ OH-, जिसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, OH- की कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी होगी, जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 2 से 2 कटा, ये कितना बना 10⁻⁻1, क्लियर है, इतनी बात आई समझ में। OH की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, OH की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो POH निकल के आ गया, POH कितना आ गया -log 10⁻⁻1, POH आया 1, pH कितना बना 14 माइनस POH, ये बन गया 13, अपना pH 13 आ गया, क्लियर है, चलते हैं। दूसरी चीज पूछ रहा है अल्फा बताओ, तो अल्फा कैसे बताएंगे, तो अल्फा किसका बताना है, वीक बेस का, तो अल्फा का भी फॉर्मूला देखा, अगर एसिड होता है तो हम यूज करते हैं Ka/C2, C2 किसकी कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड की, लेकिन अपन अब बेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा Kb/C2, C2 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कब, फाइनल मिक्सर में, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बना, Kb कितना अपना Kb 10⁻⁵, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपने स्ट्रॉन्ग बेस की कितनी 0.1 नहीं 0.1 नहीं 0.1/2, तो ये 0.1/2, C2 किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, अपने अपने स्ट्रॉन्ग बेस की, ठीक है। आगे चलते, 1 मिनट, इसको ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये अल्फा हो गया 2 × 10⁻⁴। मान लो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे, तो NH4OH है, अपने लॉजिक से करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे, मान लो मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा एग्जाम में, NH4 + OH-, ठीक है, टाइम 0 पे
इसकी कॉन्सेंट्रेशन है मान लेते हैं C1। एट इक्विलिब्रियम मैं क्या करूंगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1, ये कितना बना C1 अल्फा। कुछ माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ना के बराबर इसमें से टूटेगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई यहाँ पे, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे OH की कॉन्सेंट्रेशन OH की कॉन्सेंट्रेशन OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, OH की कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे ये वाली 10⁻⁻1। सही है। मुझे अल्फा निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, KB इज इक्वल टू C1 अल्फा इंटू 10⁻⁻1 अपॉन C1। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, KB अपॉन 10⁻⁻1। अल्फा कितना आया, KB की वैल्यू कितनी थी अपनी 10⁻⁻5 और अपॉन 10⁻⁻1, यहाँ से आंसर आया 10⁻⁻4। यहाँ से आंसर अलग आ रहा है, तो कौन सा सही है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हमने किया है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए मैंने दूसरे तरीके से किया। क्या गड़बड़ हुई है इसमें, कि जो फॉर्मूला है ये तब लगाना होता है जब अपने पास मोनो बेसिक एसिड होते हैं या फिर मोनो एसिडिक बेस होते हैं जो सिर्फ एक H+ देते हैं। अगर दो देंगे तो चीजें ये फॉर्मूला गड़बड़ करता है। इसलिए अगर आप कॉन्सेप्ट से जाओगे कभी गलती नहीं, तो कॉन्सेप्ट अपना यही है, आप अल्फा निकालना है K की मदद से निकलते हैं अल्फा, तो कॉन्सेप्ट से ये आपका आंसर सही है, ये गलत है। डायरेक्ट फॉर्मूला कब लगाना है, सिर्फ मोनो एसिडिक या मोनो बेसिक अपने पास एसिड होते हैं और बेस होते हैं, तब ये फॉर्मूला लगता है, नहीं तो गलत हो जाता है। इस तरीके से अपन को करना है, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।